नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास किए गए प्रस्ताव की और किस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। पुलवामा आतंकी हमले में जैश-ए मोहम्मद द्वारा किए गए जघन्य और कायराना आत्मघाती हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कठोरतम शब्दों में निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे निंदनीय हमलों के लिए दोषियों को न्याय के कटघरे में लाकर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हमले के लिए जिम्मेदार तत्वों पर शिकंजा कसने में भारत सरकार को सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले दुनिया के कई देशों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की थी और अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसका प्रमुख अजहर मसूद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन भी शामिल है, जो मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की कोशिशों का कई बार विरोध करते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस की ओर से जल्द ही प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो कि पिछले 10 सालों के दौरान ऐसी चौथी कोशिश होगी। तो इस मसले पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा हैं, इसके अलावा सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन हमारे साथ हैं और प्रोफेसर हर्षवी पंत, जो कि ORF की स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रमुख हैं। आपसे शुरुआत करते हैं मिस्टर सिन्हा, जानने की कोशिश करेंगे ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस तरह का प्रस्ताव पारित किया गया है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक जिसे कहा जाए बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे ये भी क्योंकि चीन भी शामिल है और चीन ने इसका विरोध नहीं किया। हाँ, ये पाकिस्तान के लिए एक झटका निश्चित रूप से है और भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है ये कि इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पारित हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में और चीन उसके साथ शामिल हुआ है, शरीक हुआ है। ऐसा सुनने में आया है कि चीन ने कुछ कोशिश की थी इसे कुछ कमज़ोर करने की। कितनी सफलता मिली अभी पूरी तरह सामने उतर कर नहीं आया है। कुछ शब्दों की हेराफेरी करने की कोशिश की थी, हालांकि वो नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन कितनी हेराफेरी कर पाया वो ये स्पष्ट नहीं है अभी, जो रिपोर्ट आए हैं अभी तक। और मैंने अभी तक प्रस्ताव का पूरा टेक्स्ट पढ़ा नहीं है, उसमें कितना विशेष, कितना पाकिस्तान का कितना रेफरेंस है। और जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र तो है, लेकिन पाकिस्तान का उसमें रेफरेंस है कि नहीं है कि जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में स्थित है, इस बात की पुष्टि है कि नहीं। या अगर इस बात की पुष्टि है तब तो बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए। लेकिन अगर केवल जैश-ए-मोहम्मद का ही जिक्र है उसमें, तो पाकिस्तान कहेगा तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो भारत में स्थित है या कहीं और है, तो हम तो उससे, हमारे हाथ उसमें गंदे नहीं है। लेकिन सुशांत, जैश-ए-मोहम्मद का जिक्र होना और ये जानकारी सबको है, मालूम है, जिस तरह से मसूद अजहर बार बार पाकिस्तान से बयान देता रहा है, उसके और संगठन हैं, नाम बदल कर जो है संगठनों का अपनी कार्रवाई चलाता रहा है, तो अगर उस लिहाज से जोड़ के देखें तो सीधी उंगली पाकिस्तान पर जरूर उठती नजर आ रही है यहाँ पर। मेरे ख्याल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ऑल्दो मैंने एक बड़ा क्विक लुक देखा था रेजोल्यूशन पर, लेकिन उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल ये साफ़ है किसी के लिए भी कि किस देश का, क्योंकि उसमें ये मेंशन किया गया है कि हम सब मुल्कों को ये कहेंगे कि आप किसी भी इस तरीके की दहशतगर्द तंजीम को पनपना दें, उनके खिलाफ एक्शन लें, वो तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उंगली किसके ऊपर उठ रही है। लेकिन ये अपने तय तो एक उपलब्धि है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? और मेरा ज़्यादा बड़ा सवाल वो है, और वो इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसे देश पर अक्सर इस तरीके की उंगलियां उठी हैं, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं है, FATF में भी तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में पलपती हैं उनके ऊपर उनकी निशानदेही की गई और पाकिस्तान को बोला गया कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग के सिलसिले में। लेकिन अगर कोई देश बेशर्मी की हर हद क्रॉस कर चुका हो, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि इस तरीके के बयानात से उसके रवैये में या उसकी नीतियों में कोई बदलाव आएगा, मेरे ख्याल जब वो सारी शर्म छोड़ चुके हैं तो मात्र इन प्रस्तावों से कुछ उपलब्ध होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक कोई अब एक्शन ना हो वेरियस लेवल्स पर, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इवन मिलिट्री,
तब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रवैये में तब्दीली मुझे नज़र नहीं आ रही। प्रोफेसर पंत, जैसे सुशांत कह रहे हैं कि कुछ और भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में, उस पर दबाव बनाने में ये भारत सफल रहा है। ये इसकी एक बानगी जो है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उससे साफ देखने को मिल सकती है। हाँ यार, मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों से जिस तरह की रणनीति भारत सरकार ने अपनाई है, उसका एक नतीजा ये रहा है कि भारत काफ़ी हद तक इस मामले को रखने में सक्षम हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह से समस्या का केंद्र है, साउथ एशिया में ही नहीं विश्व में। और उसका जो समर्थन भारत को मिला है अलग अलग देशों से मिला। आप ये देखिए, न्यूजीलैंड भी कि पार्लियामेंट भी एक रेजोल्यूशन पास करती है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो कहीं पर भारत अपनी बात को कहने में सक्षम हुआ है। लेकिन मैं इस बात से सुशांत की सहमत हूँ कि आप उसका जो फंडामेंटल डीएनए है वो कैसे बदलेंगे, और अगर वो नहीं होगा तो उसके आप कितने भी प्रस्ताव पारित करें, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की पॉलिसी पर नज़र नहीं आएगा। और ये हम पहले देख चुके हैं। आप इससे पहले की भी जो जब भी आतंकवादी हमले हुए हैं भारत के ऊपर, भारत को पिछले कुछ सालों से इस बारे में काफ़ी सफलता मिलती रही है कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत के पास बहुत सपोर्ट रहा है। चीन का मामला ढुलमुल हमेशा रहा है और अभी भी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बाकी उसके हमने देखा है कि बाकी सारी पावर्स भारत के साथ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप उसको कैसे बदलेंगे, ऑपरेशनलाइज कैसे उसको करेंगे, ये समस्या अभी भी भारत के पास बनी हुई है। और मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी पावरफुल बॉडी जब तक ये प्रस्तावों के आगे बढ़कर एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज पाकिस्तान को नहीं देगी, तब तक पाकिस्तान के अपने रवैये में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला। जी एम्बेसडर सिन्हा, और कड़े संदेश की आवश्यकता है और कुछ और राजनयिक तरीके से कुछ और जैसे कहा जाए कि थोड़ा सा दबाव भारत को और बनाने की ज़रूरत है। इस तरह से पाकिस्तान को शायद समझ में आने वाला नहीं है, जैसे प्रोफेसर पंत और सुशांत कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो निश्चित है कि हमें दबाव बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये दबाव हम सुरक्षा परिषद के द्वारा कर सकते हैं कि नहीं, इससे ज़्यादा दबाव मेरे ख्याल से संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि चीन ने इस टेक्स्ट पर थोड़ा परिवर्तन किया, थोड़ा उसे ढीला किया ताकि पाकिस्तान उस पर इंकित ना हो सके। इसलिए ये उम्मीद करना हमें कि सुरक्षा परिषद से हम कुछ और उम्मीद रखें, ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादती होगी हमारी तरफ से। लेकिन हाँ, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ाना चाहिए। हम द्विपक्षीय संबंध कर सकते हैं और देशों के साथ बढ़ाने के लिए, FATF है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ज़रूरत भी हमारे लिए कि हम कई स्तरों पर काम करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक स्तर पर हमें दबाव बढ़ाना चाहिए। जी सुशांत, अगर चीन के लिहाज से देखें, और चीन जो एक जैसे फैक्टर माना जाता है खासतौर पे सुरक्षा परिषद में, इस मसले को जब बार बार उठाया गया, पिछले 10 साल में 4 बार इस तरह का प्रस्ताव 3 बार आ चुका है, चौथी बार अब फ्रांस जब दोबारा लेकर आएगा जैसा उसने कहा है, तो उस वक्त होगा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी की संज्ञा दी जाए, उस लिस्ट में उसको डाला जाए। तो आपको लगता है कि चीन के रवैये में इस प्रस्ताव का जिस तरह से अनुमोदन चीन ने भी किया है, शायद इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले, या ऐसा संभव नहीं हो पाएगा और उसके लिए कुछ और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे? देखिए, अगर चीन में कोई बदलाव लेके लाना पड़ेगा तो उसके लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए, चीन के लिए आसान था कि जैश-ए मोहम्मद का नाम आया तो उन्होंने उस पर सहमति भर ली, क्योंकि जैश-ए मोहम्मद ऑलरेडी बैंड लिस्ट में है यूनाइटेड नेशंस की, मसूद अजहर नहीं है। अब चीन की जो नीति है उसमें ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस तंजीम को आप दहशतगर्द मानते हैं उसके सरबराह को आप दहशतगर्द नियुक्त करने में तैयार नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको हमारे को रेस करना पड़ेगा। लेकिन चीन क्यों करे? अगर आप चीन के लिए कोई कॉस्ट नहीं अटैच करते तो फिर चीन को क्या ज़रूरत है करने की, क्योंकि उनका तो प्यादा है पाकिस्तान, तो वो तो अपने प्यादे के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर प्यादा बहुत महंगा पड़ना शुरू हो, और हमने ये जो अपने अंदर ये एक धारणा बना ली है कि चीन और पाकिस्तान इतने क्लोज है इसलिए हम कोई उसमें सेंध नहीं लगा सकते उनके रिलेशनशिप में, मैं कल इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल चीन तो पाकिस्तान को कुछ देता ही है, पाकिस्तान से लेता तो बहुत कम है जी। हमारे साथ उनको ज़्यादा मिलता है हमारे साथ रिलेशनशिप रख के। अगर वो 50 से 60 बिलियन डॉलर हर साल हमसे कमाते हैं तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हम चौथे या 5वें सबसे बड़े उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। एक बात, दूसरी चीज़, और उसमें शायद मेरे सहयोगी जो है प्रोफेसर पंत ज़्यादा उसमें रोशनी डालें, कि बहुत सारी ऐसी सामरिक अलाइनमेंट्स हैं
जो हम अभी तक जिससे गुरेज करते आए हैं। शायद अब वो टाइम आ गया है कि चीन को भी अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी चाहिए और उन अलाइनमेंट्स के ऊपर हमारे को बात करनी चाहिए जिससे चीन काफ़ी खौफजदा है। और वो जो इंसर्कलमेंट या कंटेनमेंट की पॉलिसी है, शायद उसमें हमको थोड़ा सा आगे बढ़ने की अब ज़रूरत है, ताकि चीन को भी ये संदेश मिले कि अगर वो भारत से इस तरीके का बर्ताव रखता है तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा है उसके लिए। प्रोफेसर पंत, चीन के मामले में और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको वो सहयोग मिल सके उससे पाकिस्तान के खिलाफ जिसकी हमें जरूरत है और उम्मीद भी है, खासतौर पे पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए और उसे कॉर्नर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, वही एक तरीका है। अगर आप पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली आप इंगेज नहीं कर पा रहे हैं और पाकिस्तान को समझाना बहुत कठिन है क्योंकि उनकी डीएनए में ये बात बनी हुई है कि एंटी इंडिया उनका फंडामेंटल पोस्चर रहने वाला है, तो चीन एक माध्यम है जिसके द्वारा आप उसको टैकल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि हम बड़ी बातों में ज़्यादा रह जाते हैं कि हमको एशियन सेंचुरी बनानी है कि नहीं बनानी चीन के साथ, लेकिन सवाल ये है कि आपको बायलैटरली चीन को बताना पड़ेगा कि भाई ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आपका रवैया बना रहेगा। तो वो चीन हमसे ये चाहता है कि ग्लोबल लेवल पर सारे जो पैक्ट्स हैं उसमें भारत उनका साथ दे, इन्वायरमेंटल नेगोशिएशंस हो, ट्रेड नेगोशिएशन हो, वहाँ पर चीन ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है तो चीन कहता है भारत हमारे साथ आएगा और भारत हार्डवेयर है तो भारत सॉफ्टवेयर है, हम हार्डवेयर हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है और हम कहते हैं भाई आप फंडामेंटल हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसको देखिए, तो चीन मुकर जाता है। तो मुझे लगता है कहीं पर ये बात हमको प्रभावी तौर पर कहनी पड़ेगी चीन से कि ये जो रवैया है अब चल नहीं सकता आगे, क्योंकि हमारे लिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अगर आपको इसको भारत के साथ आपकी जो साझेदारी है इसको आगे ले जाना है और बाय ऑल मीन्स ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि भाई वुहान समिट में जो स्पिरिट हमने जनरेट करने की कोशिश करी थी वो यही थी कि दोनों एक दूसरे के सामरिक हितों को देखेंगे। अब अगर आप फंडामेंटल इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं तो कहीं पर ये समस्या बनी रहेगी और इससे दोनों को नुकसान है। इससे चीन को नुकसान है क्योंकि इससे भारत में जो सेंटिमेंट चीन के खिलाफ बनता है उससे आप चीन के संबंध जितने भी आप समिट लेवल मीटिंग्स कर लीजिए आगे नहीं जाएंगे। और दूसरा उससे भारत को नुकसान है कि आप पाकिस्तान की समस्या को सेंध नहीं पाएंगे अगर चीन आपके साथ नहीं आता है। जी, एम्बेसडर सिन्हा, एक और इसमें महत्वपूर्ण पहलू है और वो ये है कि जिस तरह न केवल भारत के मसले को लेकर सुरक्षा परिषद जो है उसमें बातचीत हुई और ये प्रस्ताव पारित हुआ, बल्कि अफगानिस्तान ने भी जो है तालिबान से जो बातचीत चल रही है पाकिस्तान की उसको लेकर जो है अपनी आवाज़ उठाई है। ईरान ने जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पर बम हमला हुआ था उसको लेकर अपनी नाराज़गी जताई पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान पर दबाव बाकी जो उसके पड़ोसी देश है वहाँ से भी पड़ रहा है आतंक के मसले पर, क्योंकि इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के 4 पड़ोसी देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान, चीन और भारत। चारों ने किसी न किसी समय पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए दोषी ठहराया है। चीन ने भी किया हुआ है शिनचियांग में। इसलिए पाकिस्तान पर आरोप चारों तरफ से लग चुके हैं। ईरान ने तो कार्रवाई भी कर दी है। अफगानिस्तान परेशान रहता है पाकिस्तान से, अफगान छोटा देश है, ज़्यादा परेशान रहता है। हम लोग थोड़े बड़े हैं इसलिए सह सकते हैं ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान पर दबाव पड़ने के बावजूद पाकिस्तान की नीति बदली नहीं है। वो सबसे उंगली करता रहता है और यही उसकी नीति है। अब उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, जब तक हम उसके लिए उसकी जो प्राइस पे कर रहा है, जो कीमत चुकाता है वो, जब तक हम उसे बढ़ाएंगे नहीं तब तक शायद वो उस नीति से नहीं मुकरे। और वही हमें कोशिश करनी है कि राजनयिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े उसके ऊपर, सुरक्षा परिषद से हो, चीन से हो, अमेरिका से हो, कहीं से हो, सब तरफ से होना चाहिए। और उसके अलावा और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, राजनयिक संबंधों में और अन्य क्षेत्रों में, जल संधि वगैरह में, जिससे कि पाकिस्तान पर हम दबाव बढ़ा सके ताकि वो ये समझे कि ये काम सस्ते में नहीं चल सकता है। जब दुश्मनी लेनी है हमें तो हमें उसका जैसा कहा सुशांत साहब ने कहा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सुशांत, जैसे कि एम्बेसडर सिन्हा कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमें उसका जो आतंक को साथ देने की जो कीमत है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले में सुरक्षा परिषद में जो बात हुई, जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अलावा जो आतंक की फंडिंग को लेकर जो समिति है FATF जो है, उसमें जिस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। उसको कहा गया है साफ तौर पर कि आप ये 5 या 6 काम करेंगे, इन ऑर्गेनाइजेशंस पर आपको जो है कदम उठाने होंगे। तो ये भी एक और कहा जा सकता है एक और पहलू है उसका और एक और कदम है। नहीं, एक बड़ा अहम कदम है और मेरे ख्याल इसका हमको स्वागत करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को अगर
सही राह पे लेके आना है तो उसकी पहल हमको लेनी पड़ेगी। हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र या कोई और मुल्क या कोई और गठबंधन उसमें पहल करेगा तो मेरे ख्याल फिर हमको सारी उम्र इंतज़ार करना पड़ेगा, वो होगा नहीं। और उसकी पहल करने की एम्बेसडर साहब ने कुछ 2-3 चीज़ों की निशानदेही की पासिंग में, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। सिर्फ ये बोल देना कि जो हमारा पानी था उसको हम रोक रहे हैं, मेरे ख्याल ये काफ़ी नहीं है। अगर पानी रोकना है तो फिर वो वाला पानी जो पाकिस्तान को अलॉट हुआ था उस ट्रीटी के तहत, उस ट्रीटी को ही आपको रद्द करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करने को तैयार तो फिर ये मत बोलिए कि हम पानी रोक रहे हैं, उस पानी का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर चीखें निकालनी है पाकिस्तान की, और चीखें निकाले बगैर आपको कोई हल नहीं मिलेगा। अगर चीखें निकालनी है तो फिर वो सारे कदम आपको उठाने पड़ेंगे जिससे अभी तक आप पीछे हटते आए हैं, क्योंकि आप अच्छा बच्चा बन के दुनिया भर में चलना चाहते थे। उसकी कोई कदर नहीं है दुनिया में। आपकी अगर वैल्यू होगी, अगर आप अपने आप को असर्ट कर सकते हैं तो बाकी दुनिया भी आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप ऐसे ही शोर मचा के वापस चुप करके बैठ जाएंगे और वो सब कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की चीखें निकले और वो दुनिया भर में ढिंढोरा पीटे, तब तक आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी। मेरे ख्याल सैन्य शक्ति का इस्तेमाल अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन ये जो हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो और कुछ चीज़ें हो, तिजारत हो, सैंक्शंस हो, सिलेक्टिव सैंक्शंस कंपनीज़ के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर लफाजी चलती रहेगी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चलती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। प्रोफेसर पंत, MFN स्टेटस से हटाया गया, 200% जिसे कहा जाए एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई पाकिस्तान से आने वाली चीज़ों पर। अब जल संधि को लेकर बात हुई, FATF में पाकिस्तान को धक्का मिला है, सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के लिए एक झटका है, और कौन कौन से कठोर कदम, जैसे सुशांत कह रहे हैं और एम्बेसडर सिन्हा भी कह रहे हैं कि कई और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे तब पाकिस्तान से हमारे जो माकूल जवाब है वो मिल पाएंगे। जो है देखिए, इसमें जैसा कि दोनों ने जिक्र किया स्पीकर्स ने कि आप कई फ्रंट्स पर उसको कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होता क्या है कि आप अभी तो मुद्दा गर्म है तो सब बातें चल रही हैं और हर चीज़ को बड़ा क्लिनिकली हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। कुछ महीने बाद कुछ दूसरी प्रॉब्लम आएगी तो हम मुद्दे से हट जाते हैं। अब आप ये सोचिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था उसको भारत का 9/11 कहते थे, लेकिन वो आया और फिर चला गया और कुछ उसमें एक्शन नहीं हुआ, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो आप सरकार जरूर अपनी तरफ से काम करे, लेकिन कहीं पर ये सोसाइटी लेवल पर भी ये डिस्कशन होना चाहिए कि हम एज ए सोसाइटी कितना कॉस्ट बेयर करने को तैयार हैं। क्योंकि अब फिर आप कह देते हैं नहीं, अब तो आपको क्रिकेट टाइज भी चाहिए, आपको कल्चरल टाइज भी चाहिए, आपको सिनेमा में भी तो हर चीज़ें अगर सोसाइटल लेवल पर आप प्रेशर डालेंगे सरकार पर, तो सरकार तो आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, वो तो आपको देखेगी कि आपकी भावनाएं क्या हैं। अगर आपकी भावनाएं 9/11 से, वो 26/11 से हट के दूसरी तरफ चली गई, सरकार ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो कहीं पर मुझे लगता है ये मुद्दा सरकार से बड़ा है, क्योंकि अभी मुद्दा काफ़ी सब लोग बड़े बड़े तैश में हैं और बड़े गुस्से में हैं, तो वो निकल कर आ रहा है। सरकार भी काफ़ी कदम धीरे धीरे गिना रही है, लेकिन ये सरकार भी तब तक करेगी जब तक लोग उसके साथ हैं। कल को लोग दूसरी दिशा में जाएंगे तो सरकार को भी दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कॉस्ट आपको रेस करनी है पाकिस्तान के ऊपर, उससे पहले आपको यह अंदाज़ा होना चाहिए कि आप खुद कितनी कॉस्ट बेयर करने को तैयार है एज ए सोसाइटी। और वो डिस्कशन मुझे लगता है नहीं होता, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और खासकर जब आप सैनिक कार्रवाई की बात करते हैं, उसमें मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या एक्चुअली क्या अकॉम्प्लिश कर रहे हैं और उसका जो कॉस्ट है जो देश पर आएगी वो क्या आएगी। तो कहीं पर वो जो एनालिसिस है वो रियलिज्म से भटक कर कहीं और चला जाता है। पैशन अच्छी जगह है, और पैशन मुझे लगता है कई बार पॉलिसी को ड्राइव करना भी चाहिए, लेकिन कहीं पर एक क्लिनिकल एनालिसिस नहीं हो पाता कि आपके पास ये चॉइसेस हैं और ये चॉइसेस सोसाइटल लेवल पर कितनी प्रभावी होंगी। तो जैसा आपने जिक्र किया कि रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें अगर आप वाटर ट्रीटी में जाना चाहते हैं तो आप उसमें आपकी मंशा क्या है। अगर आप आधे अधूरे मन से वाटर ट्रीटीज को हैंडल कर रहे हैं तो फिर वो कल को जब बात आगे चली जाएगी तो आप वापस आ जाएंगे उसी रवैये पर। निर्णायक कदम तब तक नहीं आएंगे जब तक आप सोसाइटी और गवर्नमेंट को एक साथ एक सिंक में रखकर बात नहीं करेंगे। सुशांत, बस एक शब्द कहूँगा, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अगर ठीक करना है तो कोई कॉस्टलेस ऑप्शन नहीं है। हर जौन सा आप
ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे उसका कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट अदा करना पड़ेगा। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो कॉस्ट आप अदा कर रहे हैं उससे 10 गुना कॉस्ट पाकिस्तान को अदा करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप वो कॉस्ट भी अदा करने को तैयार नहीं है तो फिर आप भूल जाइए, दही खाइए और सो जाइए, फिर कुछ और बात करने की, ये प्रोग्राम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ कदम उठाने हैं तो ये आपको, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही बात है, कि अगर आप वो कॉस्ट अदा करने को नहीं तैयार तो फिर आप भूल जाइए, ये ऐसे ही चलेगा काम, इसका आप कुछ निवारण नहीं होगा। जी एम्बेसडर सिन्हा, एक चीज़ और है, वो ये कि जिस तरह के बयान अब पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि हम तैयार हैं किसी भी सूरत में कोई भी जवाब देने के लिए, तो इससे भी अंदाज़ा शायद ये लग रहा है कि जिस तरह सुशांत कह रहे हैं, प्रोफेसर पंत कह रहे हैं, आप भी कह रहे थे कि शायद कुछ खास असर उन पर, दबाव ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन वो शायद उस दबाव को छिपाना चाहते हैं और उसके बाद दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में जो फौज जो शासन करती है और जो शासक जो वहाँ के हैं, वो जब भारत उन पर किसी प्रकार का दबाव डालता है तो वो चिल्लाना शुरू करते हैं, शोर करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि यही हमारी जस्टिफिकेशन है हमारी नीति का। तो अभी तक जो हमने किया है उसमें MFN दिया है, व्यापार में थोड़ा बहुत चोट लगेगी, लेकिन व्यापार जो भारत के साथ है पाकिस्तान का, वो बहुत छोटा व्यापार है, इसलिए खास उस पर असर नहीं पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं वास्तविक तौर पर उन्हें उससे कुछ नुकसान करना और उसे कष्ट पहुंचाना, तो हमें इंडस वाटर्स ट्रीटी पर कदम उठाना पड़ेगा। ये ट्रीटी एक बिल्कुल ही एक तरफा ट्रीटी है, जिसमें हमने 4 गुना अधिक पानी, अपना पानी पाकिस्तान को दे दिया था आज से 60 साल पहले। अब समय आ गया है कि हम उस पर विचार करें और उस ट्रीटी को सरासर रद्द कर दें, ताकि जो पानी हमारा है वो, और ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जो हमें बाध्य करता है इस प्रकार की संधि करने की, लेकिन हमने की। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ना हमें ट्रांजिट देता है, ना हमें MFN दे रहा था पहले, और भी ऐसे कई कदम हैं जो पाकिस्तान उठाता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हमें भी चाहिए कि हम इस प्रकार का कदम उठाएं कि जिससे जो हमारा नुकसान अभी तक हो रहा है जल देने से, और पाकिस्तान को जो लाभ हो रहा है कि मुफ्त का जल मिल रहा है उसे, वो समाप्त हो। जी प्रोफेसर पंत, अगर राजनयिक रणनीतिक दोनों हिसाब से देखें, दोनों लिहाज से देखें, तो आपको लगता है कि जिन हम कठोर कदमों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए और थोड़ा सा महंगा बनाना होगा आतंक को, जो वो समर्थन देते रहे हैं, तो उसमें एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दोनों लिहाज से देखें तो क्या महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, पहले तो शॉर्ट टर्म आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो अभी इन्होंने किया पुलवामा में वो फिर ना हो, तो उसको आपको इमीडिएट एक जो आपका रिएक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ, वो तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिस्पांस उसका होगा, जिसमें भी जो भी हम जिक्र कर रहे हैं वो उसी का है। पर लॉन्ग टर्म तो ये प्रॉब्लम हमेशा रही कि आप लॉन्ग टर्म इसको कैसे सस्टेन करेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी हमेशा ये एंड्स, वेज और मीन्स के बीच में जो समन्वय होता है कि आपके पास क्या वो रिसोर्सेज हैं, कि आप जो एंड गेम है आपका क्या है। तो आप पाकिस्तान को किस तरह से अंदरूनी जो बदलाव की हम वहाँ बात करते हैं वो किस तरह से लाएंगे, तो वहाँ पर मुझे लगता है हमने हर तरह से कोशिश कर ली, और हर सरकार जो भी आती है पिछले कुछ दशकों से वो यही कोशिश कर रही है। उसने हर तरह के कॉम्बिनेशंस देखे, हमने पॉलिटिकल आउटरीच भी देखी है, हमने डिप्लोमेटिक आउटरीच देखी है, हमने सोसाइटल आउटरीच देखी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बहुत बात होती थी, अमन की आशा एक मूवमेंट बना था हिंदुस्तान में, तो वो सब अब दरकिनार हो गया है, वो पाकिस्तान के लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं पर हमको ये समझना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रैटेजी होगी उसमें, जैसा कि जिक्र कर चुके हैं हम, कि उसमें हम उस लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या क्या कॉस्ट बेयर करने को तैयार हैं, और उसमें कॉस्ट सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड नहीं होगी, उसमें कॉस्ट चाइना रिलेटेड भी होगी, कि आप चीन के साथ किस तरह के संबंध चाहते हैं और क्या आप तैयार हैं उस तरह के संबंधों को आगे बढ़ा के ले जाने में। तो वो जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जो आप बात कर रहे हैं वो कहीं पर बहुत शॉर्ट टर्म ना रहकर अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो उसका डिविडेंड आपको ज़्यादा मिलेगा, ताकि पलट कर पाकिस्तान दोबारा वार न कर पाए। सुशांत, आखिरी शब्द आपकी तरफ से। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो दोनों मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि हमको, देखिए प्रॉब्लम हमारी ये है, और एम्बेसडर साहब इसमें शायद नाराज़ होंगे, लेकिन हकीकत ये है हमने आज तक कोई पाकिस्तान के ऊपर नीति ही नहीं बनाई। हर जो नई सरकार आती है वो अपनी तरीके से नीति बनाती है, हर प्रधानमंत्री ये समझता है कि वो कुछ ऐसा कर बैठेगा कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को कम्प्लीटली डिफरेंट चेंज कर देगा, लेकिन हर प्रधानमंत्री जब बाहर निकल रहा होता है, दफ्तर छोड़ रहा होता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो बड़ा घाटे का ही सौदा था। हमको एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम क्या करना चाहते हैं, और उसमें जिस तरीके के सवालात
प्रोफेसर साहब ने रखे हैं कि आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेंगी, आपको क्या क्या अपनी गोटियां फिट करनी पड़ेंगी, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो चीन से आए या किसी और देश से आए। क्या आप क्रिकेट का सिर्फ एक मैच कैंसिल करेंगे? क्या आप आईसीसी में अपना असर व रसूख और अपना जो आपका वर्चस्व है आईसीसी में, उसको ये कहेंगे कि भाई या तो आप हमको रखिए आईसीसी में या आप पाकिस्तान को रखिए, और नहीं तो आप मैच टूर्नामेंट करवा लीजिए वर्ल्ड कप, और ना तो हमारी तरफ से कोई एडवर्टाइजिंग आएगी, ना हमारा कोई टेलीकास्ट होगी, कुछ भी नहीं होगा, करके देख लें। तो जहां पर आपकी औकात है आप वहां पर नहीं अगर अपने आप को असरअंदाज करते, तो जहां पर औकात नहीं है वहां पर क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल ये सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये मौका ऐसा है कि इसको गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अगली बारी जब अगला हमला होगा तब हम दोबारा से यही बात करेंगे। जी, तो जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, पुलवामा हमले की निंदा की गई और जैश ए मोहम्मद की आलोचना की गई, उससे पाकिस्तान को बड़ा झटका ज़रूर लगा है। भारत की तरफ से कई कड़े कदम, कई कठोर कदम ज़रूर उठाए गए हैं, लेकिन जैसे हमारे मेहमानों ने कहा कि कुछ और कड़े और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए आतंक का जो वो साथ देता है, उसकी कीमत लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।